हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को कैपेसिटर के इस लास्ट एपिसोड में एक थ्योरेटिकल टॉपिक जिसका नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर, उसी को डिस्कस करने वाला हूं। वन डे ग्राफ जनरेटर हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग आप देखिएगा 1 या 2 ईयर गैप पर हमेशा पूछते रहता है। कंपटीशन में इसका बहुत कम चांसेज है, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग 1 या 2 ईयर के गैप पर पूछे जाते हैं। तो आप बोर्ड के भी विद्यार्थी हैं या कंपटीशन के हैं, किसी भी लेवल के आप कैंडिडेट हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन में इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी पूछा जाए कि वन डे ग्राफ जनरेटर का एम, प्रिंसिपल या रिजल्ट्स या वर्किंग कंस्ट्रक्शन, ये सब बातों को कैसे हम लोग डील करते हैं, इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, वन डे ग्राफ जनरेटर। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पर और यहाँ पर ये बात लिखे हुए हैं, यहाँ पहले वन डे ग्राफ जनरेटर लिखे हुए हैं। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जनरेटर का मीनिंग क्या होता है ना। और इसमें वन डे ग्राफ जो लगा हुआ है, इसमें ये ग्राफ जो है आप स्पेलिंग देख सकते हैं, यहाँ डबल एफ है, तो आप वो ग्राफ नहीं समझेंगे जैसा कि आप समझते हैं। ये एक नाम है वन डे ग्राफ, नहीं, अमेरिकन साइंटिस्ट थे और वो एक जनरेटर बनाए, ठीक है ना, उसीलिए उस जनरेटर का ही नाम दे दिया गया वन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक ना। तो ये 19वीं शताब्दी आप कह सकते हैं उसमें बनाए थे। और ये वन डे ग्राफ जनरेटर का, अब कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डिवाइस का कुछ ना कुछ एम होता है कि भाई आप डिवाइस क्यों बनाए। दूसरा चीज़ अगर बनाए तो उसका बनाने का प्रिंसिपल क्या था, ठीक है ना। तो जब भी वन डे ग्राफ जनरेटर थ्योरेटिकल अगर बैकग्राउंड पर आप लिखते हैं तो सबसे पहले एम लिखिएगा, उसके बाद उसका प्रिंसिपल लिखिएगा, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन आएगा। तो अभी इसमें हम आपको एम बताएंगे, प्रिंसिपल बताएंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का एक हम डायग्राम खींचेंगे, वहाँ कंस्ट्रक्शन भी बता देंगे और रिजल्ट भी बता देंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको एम से, ठीक है ना। यहाँ समझना है वन डे ग्राफ जनरेटर में, ये आप समझ गए कि ये पहले वन डे ग्राफ नाम है, जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, क्यों बनाया गया, तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, दिस इज द मशीन, एक मशीन है दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेज। मतलब ये एक मशीन है, बहुत क्योर लिखा हुआ है, बहुत एक्सेस वर्ड नहीं डाले हुए हैं, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा और इसका बड़ा हेल्प मिलेगा आपको समझने में। ये एक मशीन है जो बिल्डअप करता है, ठीक है ना, किसको, हाई वोल्टेज को। मतलब इसका मेन इशूज है वो वोल्टेज से है, मतलब ये हाई वोल्टेज को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो अब ये हाई वोल्ट जो बिल्डअप करता है, तो इस हाई वोल्टेज में आपको ये समझना है ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट, जो हाई वोल्टेज ये जनरेट करता है उसका वैल्यू जो है वो मिलियंस में होता है, आप समझ लीजिएगा। मतलब ये कहें कि ये हाई वोल्टेज जनरेटर है, मतलब ऐसा जनरेटर है जो कि हाई वोल्टेज डेवलप करता है, ठीक है ना। अब ये हाई वोल्टेज डेवलप, इसमें कितने लोग कहते हैं कि लो वोल्ट को हाई वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो ऐसा आप नहीं कहेंगे, ये हाई वोल्ट ही जनरेट करता है। अब उसका हम लोग देखेंगे कैसे जनरेट करता है। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। ये था कि अगर आपको हाई वोल्टेज जनरेट करना है, ठीक है ना, तो वन डे ग्राफ जनरेटर लेते हैं। इसके लिए यहाँ से लिखे हैं द रिजल्टिंग, इसको करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हाई वोल्टेज के कारण जनरेट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। नहीं, जो चार्ज पार्टिकल, जैसे हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो चार्ज पार्टिकल को काफ़ी वेलोसिटी से एक्सेलरेट करता है। मतलब ये कहें कि वेलोसिटी को बहुत बिग वैल्यू से चेंज करता है। और वो चार्ज पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, आयंस हो सकता है। टू प्रोवाइड वेरी हाई फॉर द एक्सपेरिमेंट,
दिस मशीन कैन जनरेट हाई एनर्जी मीन्स इन द रेंज ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हुआ, सीधा सीधा समझें कि ये हाई एनर्जी वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज को ही जनरेट करता है। और वहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि जो हाई वोल्टेज जनरेट होता है वो लगभग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। और आप ये समझेंगे कि ये बहुत हाई एनर्जी है और इसका काम ही है, बस एक लाइन ऊपर में समझिएगा कि एक ऐसा ये मशीन है जो मशीन की हाई वोल्टेज को जनरेट करता है, ठीक है ना। बाद बाकी यहाँ सब कॉज लिखा हुआ है कि जैसे वोल्टेज जनरेट होगा और वोल्टेज जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आयंस हो, उसको वो आप कह सकते हैं कि बहुत तेज गति से एक्सेलरेट करेगा, जिसके कारण वो मशीन में हाई वोल्टेज अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इसका सिस्टम हो गया, ठीक है। अब रह गया प्रिंसिपल की बात। तो यहाँ आप प्रिंसिपल देखेंगे, यहाँ हम एक स्फेरिकल सेल लिए हुए हैं, इसको आप स्फेरिकल सेल कहिएगा। ये स्फेरिकल सेल है ना, ये स्फेरिकल सेल है यहाँ से। अब इस स्फेरिकल सेल के अंदर, ठीक है ना, ये स्फेरिकल सेल के अंदर एक हम सॉलिड स्फेयर रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं क्या है, सॉलिड स्फेयर। ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, यहाँ सॉलिड स्फेयर है, इस पर भी हम पॉजिटिव चार्ज ही दिए। देखिए इसका रेडियस स्मॉल r दिखाए हुए हैं। जो कंडक्टिंग सेल है उसका रेडियस यहाँ हम टोटल चार्ज इस पर कह दिए कि कितना है, कैपिटल Q है ना। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। और ये कैपिटल Q जो चार्ज है, आप समझ सकते हैं कि ये चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्मली इस पर हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू कह दिए स्मॉल q है। यहाँ जो चार्ज दिया गया उसका वैल्यू कैपिटल Q है। और ये कंडक्टिंग सेल है, यानी आप कह सकते हैं कि ये कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर है। एक कंडक्टिंग सेल है जिस पर कैपिटल Q चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब इससे हम लोग ये प्रिंसिपल निकालने का प्रयास करते हैं कि भाई मेरे हाई वोल्टेज जनरेट कैसे होगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम कुछ बात लिखे हुए हैं। यहाँ लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए स्मॉल स्फेयर। स्मॉल स्फेयर के सरफेस पर अगर कोई कहे कि पोटेंशियल कितना होगा, तो आप समझ सकते हैं सॉलिड स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ 1/4πε0 है ना। और यहाँ पर ये कहा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लार्ज सेल ऑफ रेडियस r। इस सेल पर अगर पूछ दे पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो आप समझ सकते हैं कि हॉलो स्फेयर के सरफेस पर होता है कैपिटल Q/R। ये V आ गया, ये V डैश आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमको इससे कोई मतलब है नहीं, हमको जिससे मतलब है यहाँ लिखे हैं टेकिंग बोथ चार्ज Q and Q into account we have for the total potential V and the values of the potential difference। यहाँ से टोटल पोटेंशियल इसके और इसके कारण हम V पोटेंशियल मान लिए। अब V अगर बड़ा वाला स्फेयर के कारण लिखिएगा, मतलब सेल के कारण लिखिएगा, तो बड़ा वाला सेल के कारण देखिए तो सेल के कारण खुद हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। और स्मॉल q के कारण लिखिएगा तो स्मॉल Q/R ही होगा, क्योंकि ये इस सेल के अंदर है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला पोटेंशियल आपका आ गया, किसके रेस्पेक्ट में आया, कैपिटल R के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब स्मॉल r के अगर इसको हम टारगेट करें तो इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये Q/R नहीं, क्योंकि अंदर का पॉइंट है। और छोटा वाला स्फेयर के कारण लिखेंगे तो Q/r, ये दूसरा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ हमको देखना है इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ ये और ये वैल्यू सेम है,
तो जब इसमें से इसको घटाएंगे दोस्त तो ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो बचने वाला वैल्यू होगा ये आ जाएगा, देख सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल आर पहले है तो स्मॉल आर को पहले ला दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 1 बाई कैपिटल आर। ये वैल्यू आपका आ गया। अब इस वैल्यू पर हमारा बहस है, ये वैल्यू में आपको थोड़ा विचार करना है। क्या विचार करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ ये स्मॉल आर जो है ये रियल में स्मॉल है ना, ये स्मॉल है, और कैपिटल आर रियल में क्या है, कैपिटल है, मतलब बड़ा है, अधिक है। आप यहाँ कहिएगा स्मॉल आर जो है वेरी वेरी लेस देन क्या, कैपिटल आर। तो जिसका पोटेंशियल अगर आप समझ सकते हैं कि ये स्मॉल आर का पोटेंशियल आप क्या लिखे थे, स्मॉल आर का पोटेंशियल वी आर लिखे हुए हैं, है ना, और कैपिटल आर का पोटेंशियल क्या लिखे हुए हैं, कैपिटल वी आर, यही ना। और यहाँ से ये साबित हो रहा है कि जहाँ स्मॉल आर होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, कैपिटल आर होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, यानी वी आर का वैल्यू कैपिटल वी आर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ज़्यादा हो रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आना है, पॉजिटिव आना है ना। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आना है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, ठीक है ना। अब यहाँ ये सोचना है कि जब ये वैल्यू कम है तो आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कम होगा तो पोटेंशियल यहाँ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ऊपर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आप जानते होंगे ना, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, 9 × 10⁹। अब ये जो वैल्यू है और ये भी बड़ा वैल्यू है, इससे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्वाभाविक है बहुत बिग वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा और उसका कैलकुलेशन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने आप चला जाता है। यहाँ से देख सकते हैं फ्यू मिलियन वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ समझना है, ये फ्यू मिलियन वोल्टेज दिया यहाँ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये तो आप समझ सकते हैं एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट होता है और वोल्टेज भी बहुत बड़ा जनरेट होता है। उसका रीज़न आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल था। अब हम लोगों को देखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, है ना। और ये फिगर हम रहने देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर ये डायग्राम ये जो लिखा हुआ बात है इसको भी हटा देते हैं, तब कंस्ट्रक्शन आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। इस फिगर को रहने देंगे, ठीक है ना। एक और डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं कंस्ट्रक्शन का, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो बात कहा गया है वो कहाँ पर सही है। और इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसी को टारगेट लेके उस फिगर को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझ गए। तो आइए उस फिगर को बना लेते हैं। तो चलिए दोस्त, देखिए हम जो दिखा चुके हैं, आपको पहले कहे थे कि एम देख लीजिएगा, उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में बताए। अभी हम यहाँ कंस्ट्रक्शन बना चुके हैं। अब कंस्ट्रक्शन आप देखिए, इसी को समझ लीजिए, ये वन डे ग्राफ जनरेटर समाप्त हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए यहाँ पर ये जो दो आप देख रहे हैं, एक कंसेंट्रिक स्फीयर और एक सेल, उसको यहाँ हम दिखाने का प्रयास किए। इसको मान लीजिए सेल है और इसको मान लीजिए क्या है, स्फीयर है। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना है, देखिए सब जगह यहाँ से शुरू करते हैं। ये दो देखिए, ये पुली है, ठीक है ना, ये पुली फिक्स है। पुली को चलाने के लिए यहाँ लगाए हैं, आप देख सकते हैं पुली जो है ये बेल्ट से कनेक्टेड है, यहाँ लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, इंसुलेटेड बेल्ट टू कैरी एंड डिलीवर द चार्जेज। तो अभी पहला काम होता है कि मोटर जो आप लिए हुए हैं यहाँ, ये मोटर चलेगा, मोटर ड्राइवन द पुली, मोटर पुली को चलाएगा। ये तो आप देख रहे हैं ग्राउंडेड मेटल बेस है, ये इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल बेस दिया गया ताकि वो खड़ा रहे। दूसरा एक बात और है, देखिए ये भी बेस ही है, ये दोनों साइड से आप देख रहे हैं ना जो हम डॉट किए हुए हैं, ये भी बेस ही है, इसको भी आप कोई हिस्सा नहीं मानिएगा, ये केवल खड़ा करने के लिए इसको दिया गया है। ये भी मेटल बेस है, ये भी मेटेलिक बेस है, ठीक है ना। इंसुलेटेड सपोर्टिंग कॉलम, यहाँ देखिए लिखा हुआ है,
इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ मेटल दिए हुए हैं ताकि अस्थिर रहे, हिले डुले नहीं। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ ये सोर्स है। अब ये सोर्स जो होता है एक्चुअल में ये क्या ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस, इसके पास तो यही है। और ये जो है ये लिखा हुआ है ये मेटल ब्रश है डिलीवरिंग चार्जेज फ्रॉम द सोर्स। इसका काम है यहाँ तक चार्ज को लाना। अब देखिए ये नुकीला पार्ट आप दिखा रहे हैं ब्रश में, तो ये नुकीला पार्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर से जो चार्ज निकलेगा यहाँ जाके उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट लाइक ए बम्बार्डिंग के, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डेंट करते हैं उसी तरह चार्ज आके यहाँ इस इंसुलेटेड बेल्ट पर ये आके बम्बार्ड होगा। तो अब ये इंसुलेटेड बेल्ट तो रोटेट हो रहा है, तो ये ऊपर चलना चार्ज शुरू होगा बेल्ट के साथ, है ना। ये चार्ज चलना शुरू कर देगा क्योंकि बेल्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब उसके साथ चार्ज भी बढ़ेगा। ये चार्ज जब यहाँ तक आ जाएगा तो आप समझिए यहाँ तक कौन लाया इसको, बेल्ट लाया। ये बेल्ट जो चल रहा था वो लाया। अब आप ये समझिए फिर यहाँ इसको आप कहिएगा कि ये जो ब्रश था ना ये डोनेट कर रहा था चार्ज को, और ये जो ब्रश है ये चार्ज को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके फिर लाके इसको दे देगा। नहीं, आप भी समझिए जैसे लाके चार्ज दिया तो इसके पास चार्ज हो जाएगा। अभी कोई चार्ज नहीं था, चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो गया मतलब पोटेंशियल हो गया। अब दूसरा चार्ज आएगा तो और पोटेंशियल मजबूत होगा, तीसरा चार्ज आएगा पोटेंशियल मजबूत होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल धीरे धीरे काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और पोटेंशियल जब मजबूत हो जाएगा तो जितना आप चार्ज यहाँ बढ़ाएंगे ये सब चार्ज पोटेंशियल को ही बढ़ाने का काम करेगा। और पोटेंशियल बढ़ने का मतलब ही होता है क्या, हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज ही करना हम लोगों का क्या था, एम था। वन डे ग्राफ जनरेटर का यही एम था वन डे साहब का कि वोल्टेज क्या हो, हाई हो। तो अल्टीमेट आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा मतलब है ये है कि सोर्स से आप चार्ज ले जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से चार्ज ले जाइए। ब्रश के माध्यम से चार्ज यहाँ आया, मोटर का काम है घूमना, ये मोटर चार्ज को यहाँ ला देगा। फिर ये बेल्ट तो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा आप समझ पा रहे हैं। तो ये तो बेल्ट चलते ही रहेगा, लेकिन इस बेल्ट पर आप समझ सकते हैं कि इंसुलेटेड बेल्ट है तो चार्ज इस पर, ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अब ये बेल्ट ऐसे आया, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये चार्ज एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ डोनेट कर देगा, फिर ये चार्ज। तो धीरे धीरे चार्ज का मैग्नीट्यूड इस कंडक्टिंग शेल पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी मेकानिज़म से हम लोग किसी भी कंडक्टिंग सेल का चार्ज बढ़ाते हैं और चार्ज बढ़ने से उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा हो जाता है और इसी पोटेंशियल का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब मान लीजिए कहीं से कंडक्टिंग वायर डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। किताब में देखिएगा तो यहाँ भी ये कंडक्टिंग वायर ऐसे जोड़ दिए हुए हैं। तो ये आप ये नहीं समझिएगा कंडक्टिंग वायर का कुछ यहाँ सेंस है। ये कहने का मतलब यह है कि कंडक्टिंग वायर जो है आप जोड़ देंगे तब भी यही होगा कि पोटेंशियल इसका हाई पोटेंशियल होगा और इसका लो पोटेंशियल होगा। तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ। यही बात यहाँ भी है, ठीक है ना। ये इसका स्मॉल स्फीयर है तो इसका लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल पर है, ठीक है ना। सॉरी, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये बड़ा वाला लो पोटेंशियल पर है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से किधर गया, लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। कितना ही बड़ा होगा इससे इसका पोटेंशियल हमेशा कम ही रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा जैसा कि यहाँ पर हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो वन डे ग्राफ जनरेटर का यही कॉन्सेप्ट है। बनाते समय ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नीचे मोटर है, फिर बेल्ट से जोड़ दीजिएगा, 2 पुल्ली दिखा दीजिएगा, फिर चार्ज को यहाँ से कैरी करा दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वन डे ग्राफ जनरेटर आपको बढ़िया से समझ में आया, ठीक है ना। इसका नोमेरिकल बेस नहीं है, इसलिए नोमेरिकल का इसमें कोई झंझट नहीं है। आप इत्मीनान से, ये बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह में अक्सर पूछा जाता है इसलिए इसको बताया गया, ठीक है ना।
अब इसके बाद हम लोगों का पूरे कैपेसिटर का न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी पर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से आना शुरू हो जाएगा। ये लास्ट एपिसोड था कैपेसिटर का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।